90% of all millionaires become so through owning real estate। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में, जहां हम रियल एस्टेट से जुड़ी नई अपॉर्चुनिटीज और निवेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपसे सभी को परिचित करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं रीट की। अब रीट है क्या, इसको भी जरा समझ लेते हैं। रीट दरअसल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। ये भारत में निवेश करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक बेहतर और आकर्षक विकल्प है। जोखिम से भरा है या नहीं है, क्या क्या इसमें संभावना है और कितना बेहतर रिटर्न इसमें मिल सकता है, ये हम समझेंगे हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े सीए, जिनका नाम है सुनील जैन। सुनील जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बारे में आगे भी और कुछ बताना चाहूंगी। दरअसल 35 वर्षों से इन्हें वित्तीय सलाहकार सेवाओं का लंबा अनुभव है। काफी लंबा अनुभव रखते हैं सुनील जैन जी। रियल एस्टेट मामलों की वित्तीय रेगुलेटरी व वित्तीय सलाहकार कंपनी एरुडाइट कंसल्टेंसी, जिसके संस्थापक और निदेशक भी ये हैं। इसके अलावा सुनील जैन रियल एस्टेट कार्यों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं व सरकारी उपक्रमों से भी जुड़े हैं। सुनील जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। अभी आपसे चर्चा करेंगे रीट को लेकर के, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे परिचय करा दूं। अंकित जैन, जो कि लंदन निवासी हैं। अंकित जी, स्वागत है आपका। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री अंकित जैन जी के पास है। अंकित जैन को फॉर्चून 100 व फॉर्चून 500 में शामिल विश्व की प्रमुख वित्तीय फर्मों में निवेश और सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर 15 साल का अनुभव और कार्य करने का अनुभव ये अपने साथ रखते हैं। जैन की शेयर बाजार के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर व रियल एस्टेट कंपनियों में फिक्स्ड इनकम आय के बारे में अच्छी जानकारी भी अंकित जैन जी को है, और ये सीएफओ हैं, जिन पर यानी कि एक बेहतर ट्रस्ट भी किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक तरह से कोऑर्डिनेटर के तौर पर हमारे फर्स्ट इंडिया चैनल के एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी। विमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो विमल जी, इस चर्चा को आगे लिए चलते हैं। रियल एस्टेट, जो कि ना सिर्फ एक बेस्ट वे है, बल्कि क्विकेस्ट और सेफेस्ट वे भी माना जाता है वेल्दी होने का। शुरुआत इस रीट कॉन्सेप्ट की जरा करिएगा। देखिए, रीट कॉन्सेप्ट के बारे में यदि बात करें, जैसा शिखा जी आपने कहा कि ये एक बेहतर माध्यम है, लेकिन जो माध्यम बेहतर होता है उसके साथ जोखिम भी जुड़ी हुई होती है। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट्स हैं, हम उनसे ये जानेंगे। चूँकि इंडिया में रीट कंसेप्ट नया शुरू हुआ है, रीट कंसेप्ट को लेकर के जो निवेशक हैं, जो अपना पैसा रीट के माध्यम से इसकी विभिन्न योजनाओं में लगाएंगे, उनका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा और ये आखिर रीट है क्या, इसके बारे में हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। यदि रीट के बिगनिंग की शुरुआत करें तो ये बहुत पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। 1961 में इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी, लेकिन 2019 में रीट की भारत में शुरुआत हुई। आप ये देखिए, 1961 से लेकर 2019 के बीच कितना बड़ा गैप है, लेकिन इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, इसके ऊपर जो नियंत्रण को लेकर के जो नीतियां बननी थी, वो चूँकि नीतियां नहीं बन पाई, इसलिए इसमें समय लगा। चूँकि हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हम सीधे एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। शुरुआत अंकित जी आपसे करना चाहूँगा कि ये आखिर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के रीट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से देखते हैं, और क्या भारत में यदि कोई आदमी रीट में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कितना सुरक्षित मानते हैं। थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। नमस्कार एवरीवन। मैं पहले तो एक बार माफ़ी मांगूंगा, मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि आई हैव बीन लिविंग इन द यूके फॉर मैनी इयर्स, एंड उससे पहले मैं कैलकाटा से भी हूँ, तो इसलिए मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। अब अगर हम लोग रियल एस्टेट मार्केट का बात करें और रीट्स का स्पेसिफिकली बात करें, तो जैसे आपने सुना अभी 1961 से ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। अगर ग्लोबल मार्केट का बात करें तो 3 ट्रिलियन है ग्लोबल मार्केट का साइज़। यूएस अकेले में द साइज़ इज़ 1.4 ट्रिलियन। अगर आप उसको नंबर्स में समझने का कोशिश करें तो पूरी इंडिया की जो जीडीपी है वो भी अराउंड 3 ट्रिलियन के पास है, एंड दैट इज़ द साइज़ ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट ओनली, जस्ट द रीट मार्केट ग्लोबली। इंडिया में उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हुई है अभी तक देयर इज़ ओनली अबाउट 86,000 करोड़। तो अगर यूएस डॉलर्स में उसको वापस देखें तो इट इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन। एंड अगर हम लोग अमेरिका का बिगेस्ट प्लेयर का बात करें, वो अकेले 120 बिलियन का मार्केट कैप रखता है। नहीं, जैसे इसमें एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, आपने अमेरिका की बात की, आप खुद लंदन में रहते हैं, तो मतलब जैसा
हमने पढ़ा है रीट की जो अवधारणा है, ये अवधारणा 39 कंट्रीज़ के अंदर अडॉप्ट की जा चुकी है। तो भारत में रीट की शुरुआत देर से होने के पीछे आपका क्या मत है? और दूसरा जो रीट है, वो जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत 500 करोड़ रुपीस के आसपास के प्रोडक्ट्स को लेकर के हुई थी। तो क्या भारत में ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें 500 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? आपका क्या सोचना है? बिल्कुल। तो पहला चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि कभी भी कोई नया मार्केट आता है तो अर्ली अडेप्टेशन में आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग, थोड़े जमे हुए प्लेयर्स चाहिए, जमे हुए खिलाड़ियाँ चाहिए, जो कभी कभी वो इंटरनेशनल खिलाड़ियाँ होती हैं। दैट्स वाई द ब्लैकस्टोन्स ये सब पहले रीट्स यहाँ पर लॉन्च किए थे। लेकिन उसके बाद से जो अभी मोर रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, इसलिए द मार्केट इज़ पिकिंग अप अ लॉट। एंड मे बी मैं सुनील जी को भी पास करूँगा उनके ओपिनियंस के लिए कि आपका क्या राय है इसमें। सुनील जी, मैं अगला सवाल आप ही से लेने जा रहा था। मेरा सवाल ये था कि जैसे जो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें लार्ज स्केल कंपनीज के अलावा स्मॉल स्केल को भी अब अपॉर्चुनिटीज़ का मौका दिया जा रहा है। तो ज़रा सा इसको एलिब्रेट कीजिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि जो अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो बड़ी कंपनियां बहुत सारी है, जैसे DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हैं, शोभा है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर टॉप 10 कंपनीज़ की बात करें जो अभी रीट के अंदर डील कर रही है, वो बहुत बड़ी है, वो एक आम इन्वेस्टर के लिहाज से बहुत दूर है। आपका क्या मानना है कि इसमें SME सेक्टर की भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगा? और भारत को लेकर के यदि बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी? हाँ, थैंक यू विमल जी। देखिए, स्मॉल एंड मीडियम रीट जो कॉन्सेप्ट है, ये एक साइज ऑफ रीट को लेके है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके है। इसमें इन्वेस्टर जो है वो तो एक आम पब्लिक होगी, स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो जो 500 करोड़ रुपए की हम लोग जब बात कर रहे थे, तो 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, जैसे अंकित ने बताया कि मल्टीनेशनल कंपनीज के बैकअप से हम लोग 4-5 अभी तक लेके आ पाए हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर। और अब जब ये ओपन अप हो रहा है पूरा मार्केट, जिसकी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत राइटली हमारी जो सेबी चेयरपर्सन हैं माधवी जी, मैं बधाई देना चाहूँगा उनको कि इस तरह के प्रोडक्ट वो लेके आई हैं। और पूरी अवधारणा ये है कि इससे पूरे छोटे शहरों में, खासतौर से Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में और छोटे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के एक पूल ऑफ फंड्स किया जा सके। देखिए, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस बात पे है कि हम लोग जब अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब कैपिटल आएगी कहाँ से? तो ये सीधे सीधे तरीका है कि हम लोग लोगों को पूल करें, इन्वेस्टमेंट को, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को पूल करें और उस पूल करके हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दें रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के अंदर। और रियल एस्टेट के साथ में इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं इनविट। तो इनविट के लिए ये है कि जो हाईवेज बन रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस बन रही है, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। तो दो सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, इन दोनों सेक्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट की नीड है, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा फ्रैक्शनल ओनरशिप को लेकर आ जाए। ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, मैं कहूँगा। और इस फ्रैक्शनल ओनरशिप आने के बाद में हमें पूंजी की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट बैंकिंग चैनल की जगह डायरेक्ट पैसा आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। तो इट्स ए रिवोल्यूशनरी थिंग टू डू। सुनील जी, आपने फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की बात कही है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट के साथ में एक जोखिम भी शब्द जुड़ा होता है, क्योंकि जहाँ भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ जोखिम जरूर है। तो एक आम आदमी जो अगर रीट में इन्वेस्टमेंट करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका जो पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे की सुरक्षा को लेकर के भारत में क्या नीतियाँ बनी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने विमल जी पूछा है, और ये बहुत बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट होता है। इसको टेक केयर करने के लिए सेबी ने जो अभी इसकी व्यवस्था की है, उसमें उन्होंने 2-3 चेक पॉइंट्स लगाए हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा चेक पॉइंट जो लगाए हैं कि जो रीट जो है, जो एक इन्वेस्टमेंट का एक टूल बनाया गया है, जो स्पॉन्सर रीट लेके आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ केवल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो एक इनहेरेंट रिस्क होती है, उसको पूरी तरह कवर कर लिया गया है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में वो रिस्क खत्म हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इट शुड बी इनकम जनरेटिंग ओनली। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी लेकर के और उसको ट्रेड किया जाए। इट इज़ ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम वेयर हाउसिंग की बात करें, ऑफिस स्पेसेस की बात करें, बहुत सारे और जगह जहाँ रियल एस्टेट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चलती हैं और उसके ऊपर किराएदार जो है किराया लगातार पे करता रहता है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट ने भी इसकी शुरुआत करी है। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर हमारी पूल ऑफ फंड्स हैं तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर से हम जब परचेज करेंगे कोई चीज़ को, तो हमारे पास डेफिनेटली डिस्काउंटिंग भी आएगी इसके अंदर। आप डायरेक्टली किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे तो वो महंगा लेके आएंगे आप। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स किसी अच्छी इनोवेटिव आइडिया में होने चाहिए, वो सब इसमें मौजूद है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, आपने रिस्क की बात कही, मैं दोबारा रिस्क के साथ में इन्वेस्टमेंट का जो प्रतिफल मिलता है उसकी भी बात करना चाहूँगा। जैसे कि ये बड़े लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा
और जैसा कि आपने बताया कि ये वो प्रोजेक्ट होंगे जो कंप्लीट होने के बाद में या किराए पे चलने के बाद में, अर्थात इनसे अर्निंग शुरू हो चुकी होगी। तो पहला सवाल तो यही है कि जब प्रोजेक्ट बड़ा है, उसमें बड़ा पैसा लगना है, तो वो पैसा कौन लगाएगा, उसको कंप्लीट कौन करेगा, कंप्लीट करने के बाद में जो अर्निंग आएगी, उस अर्निंग में निवेशक को क्या वास्तव में उतना ही प्रतिफल मिलेगा जिसके लिए वो हकदार है? हाँ बिल्कुल, देखो पहले जोखिम की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे वो जोखिम है ही नहीं, क्योंकि हम लोग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, उसकी ऑलरेडी वैल्यूएशन है, उसका हमें पता है इतना रेंट मिल रहा है, उस रेंटल वैल्यू के बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क मैं समझता हूँ कि सबसे कम रिस्की प्रोजेक्ट है। अंकित जी से समझना चाह रहा था कि आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रीट के जो फंक्शनिंग्स हैं उनके बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि रीट में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रिटर्न की जो बात है, वो रिटर्न कितनी मानते हैं भारत के परिदृश्य में यदि देखें तो? बिल्कुल, थैंक यू। तो अगर हम लोग रिटर्न्स का समझें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमेरिका में अगर स्टार्ट करें तो वहाँ पर अबाउट 8% रिटर्न आ रही हैं रीट्स में फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब वही हम लोग अगर इंडियन मार्केट्स में बात करें, आप फिक्स डिपॉजिट में डालोगे आपको 6 से 7% मिलेगा। अगर आप इन्वेस्ट करोगे रीट्स में तो आपको 2 टाइप के इनकम्स मिल रहे हैं, 2 इनकम स्ट्रीम होते हैं आपके पास। पहला तो आपका रेंटल इनकम हो गया। व्हाट इज़ दैट रेंटल इनकम? आप एज सुनील जी वाज मेंशनिंग, आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इन वेरी गुड हाई क्वालिटी रेंटल प्रॉपर्टीज़। वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेयर हाउसेज होती हैं। इन द फ्यूचर हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल्स, ये सब भी आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, आप अगर देखो इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट, तो हर साल आपका प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या टैक्सेशन रहेगा सर? अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें, क्या वो 10% और 15% जो अभी ऑलरेडी आईटी एक्ट के अंदर है उसी तर्ज पे रहेगा, या उसमें भी कोई चेंज है, या उसमें भी कोई रीट में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कोई योजना बना रखी है? विमल जी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे बड़ा जो इसका जो गेम पॉइंट है, जो गेम चेंजर पॉइंट है, वो है टैक्स कंसिडरेशंस। और टैक्स कंसिडरेशन, इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, दोनों की मैं बात करना चाहूँगा कि, और समझाना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि किस तरीके से ये गेम चेंजर बन सकता है। देखिए, टैक्सेशन में जब आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज भी करते हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम के रूप में अगर टैक्स होते हैं, एंड इफ यू आर इन द हाईएस्ट स्लैब 30% स्लैब, तो यू एंड अप पेइंग 21% टैक्स, क्योंकि 30% रिबेट आपको मिल जाती है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। जब हम रीट की बात करते हैं तो रीट में 2 तरीके से रीट में इन्वेस्टमेंट होता है। एक तो होता है कि रीट का जो ट्रस्ट है वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी परचेज कर ले, और एक दूसरा और एक मेथड है कि एसपीवी प्रॉपर्टी परचेज करे और एसपीवी के सारे शेयर्स जो है रीट में आ जाएं। तो जब रीट के सारे शेयर्स आ जाते हैं उसके अंदर, तो एसपीवी प्रॉपर्टी परचेज करती है, तो पहला टैक्स एसपीवी को देना होता है। एसपीवी 25% पे असेस होती है, 25% पे 30% रिबेट मिल जाती है आपको। हाउस प्रॉपर्टी के लिए रिपेयर्स का डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 24 ऑफ द आईटी एक्ट। मैं समझता हूँ कि टैक्स कंसिडरेशन जो इसका गेम चेंजिंग पॉइंट है वो टैक्स कंसिडरेशन है। टैक्स कंसिडरेशन किस प्रकार से है कि सबसे पहले देखिए, रिबेट जो मिलती है टैक्स के लिए वो ये है कि जो ऑलरेडी एसपीवी है वो अगर अपनी कंपनी के शेयर्स को रीट ट्रस्ट में डालती है तो वो ट्रांसफर नहीं कराता सेक्शन 247 के अंदर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग ऑलरेडी एक कंपनी है, उसके बाद में उसके कंपनी के शेयर्स को यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो देयर विल बी नो टैक्स ऑन दिस, पहला कंसिडरेशन। दूसरी बात ये है कि जो रीट का जो ट्रस्ट है उसको पास थ्रू स्टेटस दिया हुआ है। पास थ्रू स्टेटस का मतलब ये होता है कि उसको, यदि उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो इनकम कोई भी टैक्स नहीं होगी, सारी इनकम जो वो यूनिट होल्डर को पास ऑन कर रहा है उस पर टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर रेंटल इनकम उसके पास आ रही है और रेंटल इनकम वो पास ऑन कर रहा है, तो रेंटल इनकम के रूप में असेसमेंट होगा इंडिविजुअल हैंड्स के अंदर। जो भी स्लैब में वो आ रहा है उसका रेंटल इनकम के ऊपर जो 30% रिबेट मिलती है, उस रिबेट के बाद में उसका टैक्स उसको पे करना होगा। तो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसके ऊपर सिचुएशन ये है कि जो सिक्योरिटी जैसा स्टेटस दे रखा है इसको, जैसे सिक्योरिटीज़ के लिए प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में कि वो 1 साल की होल्डिंग करो और 10% टैक्स पे करो, और 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म एग्जाम्प्ट है और शॉर्ट टर्म 15% टैक्स है। तो सेम स्टेटस यहाँ पे है हमारा, शॉर्ट टर्म इज 15%, लॉन्ग टर्म इज ओनली 10%, होल्डिंग पीरियड ओनली 1 ईयर। ये इसमें प्रोविजंस दे रखे हैं। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि स्टाम्प ड्यूटी, जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें एवरी टाइम यू हैव टू पे स्टाम्प ड्यूटी ऑन दैट। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, रोज खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को ट्रेड कर रहे हैं, एंड देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी। बिल्कुल सुनील जी, आप छोटी छोटी बातों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं चाहूंगी अंकित जी से करना। अंकित जी, क्योंकि हम रीट पर चर्चा करें, ये बताएगा कि कम से कम कितने इन्वेस्टर्स होने चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और बाहर निकलना कोई चाहे तो फिर उसका क्या तरीका है? थैंक यू शिखा जी, बहुत अच्छी ये क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग एसएम रीट का बात करें तो मिनिमम 200 इन्वेस्टर्स होने चाहिए, कोई मैक्सिमम नहीं है। और वो जो 200 इन्वेस्टर्स होते हैं वो 200 यूनिक इन्वेस्टर्स होने चाहिए। तो लेट्स से कोई एक प्रमोटर ग्रुप है,
वो प्रोमोटर ग्रुप के अगर 4 लोग मिलके इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो वो उसमें काउंट नहीं होता है। 200 यूनिक इन्वेस्टर्स आउटसाइड दैट प्रोमोटर ग्रुप। एंड उसके बाद मैक्सिमम कुछ नहीं है, मिनिमम टिकट साइज इज 10 लाख रुपीज़, मैक्सिमम कुछ नहीं है, बट अगेन जो रीट का मिनिमम साइज होता है ऑफ दैट एसएम रीट वो 50 करोड़ होना चाहिए, मैक्सिमम 500 करोड़ होना चाहिए। उसके कारण आप पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के भी लिमिट लग जाते हैं, लेकिन 200 इन्वेस्टर्स होने से आपको राइट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। और अगर सोचें तो अगेन इट गोज़ बैक टू ये म्यूचुअल फंड जैसे हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड जैसे है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड देयरफॉर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो आप इससे जैसे अपने म्यूचुअल फंड्स के या स्टॉक को जैसे ट्रेड कर सकते हो वैसे ही आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो। आप कोई और को बेच सकते हो एंड यू कैन फाइंड एन एग्जिट एंड इट गोज बैक टू द सेम पॉइंट बिकॉज इट्स ट्रेडिंग लाइक दैट, देयरफॉर आपके कोई स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशंस भी नहीं होते हैं। और बिल्कुल अंकित जी, जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जब हम रीट की बात कर रहे हैं तो फिर म्यूचुअल फंड की तरह काम होने की बात हो रही है, और टू गिव रियल सर्विस ये भी कहा जाता है, यू मस्ट ऐड समथिंग। और जब रियल एस्टेट में विकास की बात हो और निवेश के नए अवसर की बात हो तो फिर नाम आता है रीट का। और इसी पर चर्चा के लिए जो खास मेहमान थे, एक बार उनका भी धन्यवाद कर देती हूँ। सुनील जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अंकित जैन जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और विमल कोठारी जी, आपका भी शुक्रिया। तो चलिए, फर्स्ट इंडिया की आज खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।